वेलकम फ्रेंड्स ऑन स्काई एजुकेयर। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर और वो है हमारा जैव विविधता। जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो शुरू होता है जैव मंडल से। और जैव मंडल जो टॉपिक है वो इक्वली रीट सेकंड लेवल में भी आता है और रीट लेवल फर्स्ट से भी संबंधित है हमारा जैव मंडल। तो जैव मंडल में हम सबसे पहले बात करेंगे जैव मंडल की परिभाषा पर। और जब हम जैव मंडल की परिभाषा को जानेंगे तो हम साथ ही हम बात करेंगे हमारे वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उनके भी बारे में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है काफ़ी थोड़ा लेंदी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम जानेंगे जैव संरक्षण से संबंधित विभिन्न संस्थानों के बारे में भी, जैसे हम पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में, हम पढ़ेंगे WWF के बारे में। इसी तरह से काफ़ी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जैव मंडल। अब जैव मंडल अगर हम देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जैव मंडल होता क्या है। जैव मंडल हम कहते किसे हैं ये हमें पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हमारे जैव मंडल की, तो जैव मंडल क्या है? जैव मंडल। ठीक है, अब इस जैव मंडल को इंग्लिश में लिखें एक बार तो जैव मंडल, जैव का अर्थ हो गया बायो से। ठीक है, बायो और मंडल का अर्थ होता है स्फेयर। ठीक है, स्फेयर। अब इसको हम बायोस्फेयर कहते हैं। बायोस्फेयर यानी कि जैव मंडल। ठीक है, इसको कभी कभी जैव निचय भी कहा जाता है। ध्यान से सुनना, ये कुछ शब्द हैं, ये पूछ लिए जाते हैं तो इनको कभी कभी जैव निचय की संज्ञा भी दी जाती है। यानी कि अब अगर हम बात करें जैव मंडल की परिभाषा पर तो एक सिंपल सी बात आती है कि वह आवरण, ध्यान से देखना कि मान लीजिए वह आवरण, ये कोई आवरण है, वह आवरण जहाँ वनस्पति यानी कि सीधा मान लो कि जीव जगत, वह आवरण जहाँ जीव जगत संघर्ष करते हुए जीवन यापन करता है उसे हम क्या नाम देते हैं? जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये बायोस्फेयर है और इसको हम कहते हैं जैव निचय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये होता है हमारा जैव मंडल और ये है हमारा बायोस्फेयर। ओके, अब अगर हम इस जैव मंडल या बायोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो जैव मंडल या बायोस्फीयर को अगर हम लेके चलें तो वास्तव में देखो क्या होता है कि जैव मंडल, अभी आपने परिभाषा सुनी कि वह आवरण, आवरण तो आपको रखना ही होगा क्योंकि आप रह कहाँ रहे हैं ये तो देखना जरूरी है। तो वह आवरण, ध्यान से सुनना, वह आवरण जहाँ जीव जगत संघर्ष करते हुए जीवन यापन करता है उसको हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब जैव मंडल की परिभाषा के अकॉर्डिंग ही हमारे पास जैव मंडल के घटक भी हो जाएंगे। यानी मान लीजिए ये तो है हमारा पूरा जैव मंडल है, जैव मंडल। ठीक है, अब इस जैव मंडल में जो सेंटर की भूमिका निभाता है यानी केंद्र की भूमिका निभाता है, वो केंद्र की भूमिका कौन निभाता है? केंद्र की भूमिका होती है हमारे जीव जगत की। केंद्र की भूमिका कौन निभाता है? हमारा जीव जगत। ठीक है, यानी हम यहाँ जो रहते हैं वो केंद्र की भूमिका में हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हम केंद्र की भूमिका में हैं। ठीक है, ये हमारा केंद्र हो गया। अब केंद्र की भूमिका की हमने बात करी जैव जगत के संदर्भ में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये है क्या चीज। तो ये है हमारा जैव मंडल यानी जैव जगत। ठीक है, अब ये जैव जगत है और जैव जगत रहता है अपने चारों ओर के आवरण में। अब ये चारों ओर का जो आवरण है ये क्या हो सकता है? चारों ओर का आवरण हो सकता है इसका स्थल, होता है ना स्थल। चारों ओर का जो आवरण है वो होता है इसका जल, स्थल जल। और चारों ओर का आवरण ही होता है वायु।
ठीक है। आप यहीं तो रहते हैं ना, स्थल जल और वायु पे, है ना, स्थल और जल और वायु पे ही रहते हैं। तो ये जो चारों ओर का आवरण है स्थल जल और वायु का, यही क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। यानी ये तो है आवरण, ये स्थल आवरण, ये जल आवरण, ये वायु आवरण, और बीच में है जैव जगत। यानी कि अब अगर हम बात करते हैं जैव जगत के यानी कि जैव मंडल के घटकों की, तो जैव मंडल के घटक क्या होते हैं। जैव मंडल की परिभाषा आपने जान ली है। जैव मंडल की परिभाषा मैं आपको फिर से बता देता हूं और इस डायग्राम के संदर्भ में बताता हूं। ये हमारा जैव जगत है। जैव जगत जिस आवरण में रहता है उसी आवरण को सम्मिलित रूप से हम जैव मंडल कहते हैं। जैव जगत जिस आवरण में संघर्ष करते हुए जीवन यापन करता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, उसी को हम कहते हैं जैव मंडल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जैव मंडल की कुछ दशाएं मतलब कुछ शर्तें होती हैं या कुछ घटक होते हैं। तो हम जैव मंडल के जो घटक हैं उन घटकों की बात करते हैं। आती है हमारे पास जैव मंडल के घटकों की बात। जैव मंडल के घटक, जैव मंडल के घटक, अगर हम बात करते हैं जैव मंडल के घटकों की, ठीक है ना, तो जैव मंडल के घटकों की अगर हम बात करते हैं तो जैव मंडल के घटक हैं हमारे कितने हैं, हमारे कुछ कहते हैं कि जैव मंडल के दो ही घटक होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। कुछ कहते होंगे, आपको कुछ से मतलब नहीं रखना है। मैं आपको बताऊं कि जैव मंडल के 3 घटक होते हैं, है ना। अब आप सोच रहे हैं नहीं यार 2 ही तो होते हैं, एक जैविक घटक और अजैविक घटक। लास्ट वाले डायग्राम में भी हमने देखा कि ये देखा हमने कि एक तो जैव घटक और ये वाला अजैविक घटक, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जल अजैविक घटक, स्थल अजैविक घटक, वायु अजैविक घटक। तो 2 ही तो घटक हुए, इसी को तो हमने जैव मंडल कहा। लेकिन आप ये तो सोचो कि इस जैव मंडल में जैव जीवित कैसे है। भाई वो यहाँ रह रहा है, ठीक बात है, रह रहा है, लेकिन वो जीवित कैसे है ये तो देखो आप। जीवित कैसे है जैव मंडल में, तो वो जीवित है किससे, बता सकते हो क्या, वो जीवित किससे है, वो जीवित है ऊर्जा से। ऊर्जा से जीवित है ना वो। आप पूरे दिन भर ऊर्जा खर्च करते हैं और ऊर्जा खर्च होने के पश्चात आप खाना खाते हैं, तो वो जो बात निकलती है सामने वो आती है कि आपको ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी। यानी कि जैव मंडल के जो घटक हैं वो घटक 2 नहीं कितने होते हैं, 3 होते हैं। ध्यान रखना है आपको। जैव मंडल के घटक कितने होते हैं, जैव मंडल के घटक होते हैं 3। ठीक है, अब 3 घटक कौन कौन से हैं, इनमें से पहला जो घटक होता है वो पहला घटक है जैविक घटक। कौन है वो पहला, जैविक घटक। ठीक है, और फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो जैविक हो गया और फिर है अजैविक घटक। अजैविक घटक, अजैविक घटक, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। और उसके बाद बात आती है हमारी ऊर्जा घटक की। ऊर्जा घटक की, जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक, ये हैं हमारे 3 घटक। अब जैविक घटक में हम किसको शामिल करते हैं, जैविक घटक में वन्य जीव जंतु, वन्य जीव जंतु, और जिसमें हम पालतू जीवों को अलग से लिखना चाहो अलग से लिख सकते हो, वन्य जीव जंतु एवं पालतू जीव। अलग से लिखो तो अलग से, नहीं तो सेम आप समझ सकते हैं। इसके अलावा फिर आती हैं वनस्पति जगत, वनस्पति जगत, और लास्ट में हम जैविक घटकों में शामिल करते हैं मानव को, है ना। मानव को हम जीव जंतु में शामिल इसलिए नहीं करते हैं कि मानव में बुद्धि बल है। मानव अपनी बुद्धि बल से इस पूरे जैव मंडल को एक तरफा होकर प्रभावित करता है। ये जैव मंडल के साथ साथ रहते हैं, ये जैव मंडल को प्रभावित करता है। कैसे, थोड़ा सा एग्जाम्पल लें अगर हम, मान लीजिए ईश्वर ने गर्मी दी, ईश्वर ने चूरू जिले में 49 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर किया, तो अब मानव ने ईश्वर को ही चुनौती दे डाली और अपने रूम में एसी लगा लिया।
है ना। तो बाहर का तापमान 50 डिग्री, रूम का तापमान उसने 16 डिग्री कर लिया, तो ये सीधी सीधी किसको चुनौती है? ईश्वर को चुनौती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे में मानव अपने कार्यों से किसको प्रभावित करता है? पर्यावरण को प्रभावित करता है। और मानव जब अपने कार्यों से पर्यावरण को प्रभावित करेगा तो उसे आपको अलग से स्थान देना पड़ेगा। अब अजैविक घटक में कौन आते हैं? अजैविक घटक में आते हैं स्थल, जल, वायु। स्थल, जल, वायु ये किस में आते हैं? अजैविक घटकों में आते हैं। स्थल, जल, वायु किस में आते हैं? ये अजैविक घटकों में आते हैं। फिर बात करते हैं हम ऊर्जा घटक की। ऊर्जा घटक में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं ऊर्जा प्रदान करने वाली हैं, लेकिन वह शाश्वत ऊर्जा जिसके बिना अन्य जो ऊर्जा के साधन हैं वो डेवलप ही नहीं हो सकते हैं, वो है सूर्य। सूर्य है तब हम जीवित हैं। हम कहते हैं ना सूर्य भाई गर्मी गर्मी, नहीं, सूर्य बहुत आवश्यक है। सूर्य है तो हम जीवित हैं अथवा हम नहीं होंगे। वनस्पति इस धरती पर नहीं होंगी सूर्य के अभाव में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो प्रकाश के अभाव में वनस्पति नहीं हो पाती हैं। आप देख लीजिए टुंड्रा प्रदेशों पे जाइए, टुंड्रा जो प्रदेश होते हैं, टुंड्रा प्रदेशों पे विश्व में न्यूनतम जैव विविधता देखने को मिलती है ना। कारण क्योंकि वहाँ पे सूर्य नहीं होता है लंबी अवधि तक। जैसे ध्रुवों पर 6 माह के दिन और 6 माह की रातें होती हैं, तो जब वहाँ पे 6 माह की रातें होती हैं, कठोर शीत ऋतु होती है, तो वहाँ पे वनस्पति नहीं निकलती है, वनस्पति होती ही नहीं है। और जैसे ही 6 माह का ग्रीष्म काल आता है तो फिर ग्रीष्म काल में बर्फ हटती है, तब वहाँ से वनस्पतियाँ नई और कुछ छोटी पुष्प वाली वनस्पतियाँ वहाँ पे निकलती हैं। पेड़ वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ऊर्जा घटक में जो सबसे बड़ा शाश्वत स्रोत है ऊर्जा का, वो कौन है? सूर्य। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हैं जैवमंडल के घटक। ये किसके घटक हैं? जैवमंडल के घटक हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं जैवमंडल के घटक के बाद। जैवमंडल के घटकों के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है? जैवमंडल के घटक तो हमने जान लिए, अब हम ये जानेंगे कि जैवमंडल जो है हमारा, ये जैवमंडल में प्रत्येक जो घटक है उसका कार्य क्या है ना। जैवमंडल के जो घटक हैं उनमें कार्यों के विभाजन को जानते हैं हम। तो हमारा जो टॉपिक हो गया वो होगा जैवमंडल। टॉपिक मतलब इसी में जो कंटिन्यू चल रहा है, जैवमंडल में घटकों का कार्य विभाजन, घटकों का कार्य विभाजन, ये हमारा नेक्स्ट इसमें जैवमंडल में रहेगा कि जैवमंडल में घटकों का कार्य विभाजन क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं जैवमंडल में घटकों के कार्य के विभाजन पर, तब यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं। अब क्या बातें होती हैं? तो अब जैवमंडल में घटक में सबसे ऊपर कौन रहने वाला है? मतलब एक डायग्राम बने, अगर मान लीजिए कि जैवमंडल के घटकों को हमें रखना हो, ये जो 3 घटक हमने पढ़े इनको हमें क्रम देना हो, क्रम, है ना, क्रम देना हो कि फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे कौन आएगा, फोर्थ नंबर पे कौन आएगा। तो इसमें कौन आएंगे? फर्स्ट नंबर पे किसको आप रखोगे? फर्स्ट नंबर पे हम रखेंगे, अगर आप मेरे साथ लाइव होते तो आप निश्चित रूप से बता देते। तो फर्स्ट नंबर पर हम रखेंगे ऊर्जा घटक को। कारण है क्योंकि ऊर्जा हमें मिलेगी तो अन्य घटक जीवित रह पाएंगे। ऊर्जा घटकों को हमें स्थान देना है। ठीक है, ऊर्जा घटक को हमने स्थान दिया, तो ऊर्जा घटक हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारा जो पहला हुआ वो कौन हुआ? ऊर्जा घटक। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया और इसको हमने क्या नाम दिया? ऊर्जा घटक। सॉरी, हटाओ यार, इसको छोड़ो। हमारा हुआ ऊर्जा घटक। अब ऊर्जा घटक के रूप में कौन है? सूर्य। ऊर्जा घटक के रूप में कौन आ गया? सूर्य आ गया। जब हम ऊर्जा घटक की बात करते हैं तो ऊर्जा घटक से, ठीक है, भोजन बनाने का कार्य, यानी सूर्य से डायरेक्ट भोजन बनाने का जो कार्य है वो कौन करती है? वनस्पति करती है ना। तो यहाँ पे हमें स्थान देना होगा उसके पश्चात जैविक घटकों में फर्स्ट वनस्पति को।
ये हमने वनस्पति को स्थान दे दिया। ठीक है, ये वनस्पति क्या है तो जैविक घटक, ये जैविक घटक है, जैविक घटक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऊर्जा घटक आ गया, जैविक घटक आ गया। अब जैविक घटक ऊर्जा घटक की अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा घटक फर्स्ट नंबर, इसके नीचे जैविक घटक 2 नंबर, ऐसा ही है क्या? तो देखो जैविक घटक तो ठीक है हम 2 नंबर पर देंगे, लेकिन यहाँ पे जैविक जो घटक है वो जैविक घटक प्रभावित किससे होते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। जैविक घटक प्रभावित होते हैं, भाई सूर्य तो सबके साथ कॉमन है, लेकिन जैविक घटक प्रभावित होते हैं अपने चारों ओर के आवरण से, यानी कि स्थल से, जल से, वायु से। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लो, अगर आप बात करते हो स्थल की, तो स्थल क्षेत्र विशेष पे रहने वाले जो जीव हैं और वनस्पति है वो उस स्थल के अकॉर्डिंग ही होंगी। एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि यो मानो मरुस्थल है, मरुस्थल में रहने वाले जो जीव होंगे वो अलग ही प्रकार के होंगे। जैसे ऊंट है, भेड़ है, बकरी है, ये मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु हैं और इनकी खास विशेषता होती है कि ये शुष्कता सहन कर पाते हैं, शुष्कता सहन कर पाते हैं। और अगर हम बात करें आर्द्र प्रदेशों की, तो आर्द्र प्रदेशों में रहने वाले जो जीव जंतु है, जैसे भैंस है, जीब्रा है, जिराफ है, ठीक है, ये इस प्रकार के जीव हैं जो शुष्कता सहन नहीं कर पाते हैं, आर्द्र प्रदेशों में रहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो जो, और इसके अलावा मानव को ही देख लो, मानव भी तो जलवायु से प्रभावित होता है। मानव किस तरह से जलवायु से प्रभावित होता है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे शीत प्रदेशों में रहने वाले जो मानव होते हैं वो गोरे होते हैं, उष्ण प्रदेशों में रहने वाले व्यक्ति काले हो जाते हैं। शीत प्रदेशों में उनकी त्वचा मेलानिन नहीं बनाती, उष्ण प्रदेशों में रहने वाली त्वचा रहने वाले जो जीव हैं उनकी त्वचा को मेलानिन बनाना पड़ता है सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा के लिए। ठीक है, तो वो गहरे रंग के हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेम वही चीज है। तो ये जो जैविक घटक हैं वो प्रभावित होते हैं किससे, जैविक घटक प्रभावित होते हैं अजैविक घटकों से, जैविक घटक प्रभावित होते हैं अजैविक घटकों से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अजैविक घटकों से प्रभावित, अजैविक घटक में कौन आते हैं, स्थल, जल, वायु। ये अजैविक घटक स्थल, जल, वायु है ना, ये स्थल, जल, वायु इनसे प्रभावित होते हैं, अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब जैविक घटक में जो वनस्पति होती है, जो हमने पहली बार लिया है, वनस्पति भूमिका किसकी निभाती है, वनस्पति भूमिका निभाती है उत्पादक की, है ना। वनस्पति किसकी भूमिका निभाती है, उत्पादक की भूमिका निभाती है। ठीक है, अब इसके पश्चात ये तो हो गया देखो उत्पादक, वनस्पति किसकी भूमिका निभाती है, उत्पादक की। ठीक है, अब उत्पादक के बाद अगर हम बात करते हैं तो उत्पादक के बाद जो आता है वो आते हैं हमारे उपभोक्ता। तो वनस्पति है तो जैविक घटक, लेकिन वो उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता में जैसे इस वनस्पति पर आश्रित जीव, जैसे शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव, ठीक है, वो इस पर निर्भर है। ठीक है, अब इन शाकाहारी जीवों पर कुछ और निर्भर होते हैं, जिनमें मांसाहारी जीव, मानव वगैरह सभी आ गए हैं। मांसाहारी जीव या उभयहारी यानी सब कुछ खा लेते हैं, मांसाहारी जीव या सर्वाहारी जीव, सर्वाहारी जीव ये इसमें आ गए। तो हमने इसको जैविक घटकों को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया। जैविक घटक में पहला जो कार्य हुआ है वो किसका है, उत्पादक का। ये सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, इसके पश्चात इन वृक्षों पर आश्रित होते हैं शाकाहारी जीव। तो ऊर्जा का स्थानांतरण इस उत्पादक से शाकाहारी जीवों में हुआ। उसके बाद शाकाहारी जीवों पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं मांसाहारी जीव। ठीक है, तो मांसाहारी जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण शाकाहारी जीवों से हुआ। ठीक है, यानी कि सर्वाहारी जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किससे होता है, इस मांस से भी होता है और डायरेक्ट उत्पादक से भी होता है। यानी कि सर्वाहारी जो जीव होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं, मांसाहारी से सेपरेट होते हैं। यानी मांसाहारी तो केवल मांसाहारी खाते हैं, है ना,
मांसाहारी तो केवल मांसाहारी करते हैं। अब इसमें मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया सर्वाहारी जीव भी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जीव, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मांसाहार तो केवल मांस ही खाएंगे, और सर्वाहारी जीव होते हैं जो ये पेड़ पौधे भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं, जैसे कि मानव होता है ना। तो इनको ऊर्जा का स्रोत दो है, इनसे भी मिल जाता है और सर्वाहारी को पौधों से भी मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद जैविक घटक, ये सारे जैविक घटक चल रहा है, वनस्पति, जीव जंतु, मानव, ठीक है। ये क्या चल रहा है, जैविक घटक चल रहा है। ये था हमारा ऊर्जा घटक, ये हमारा अजैविक घटक। ये अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं सभी के सभी प्रभावित होते हैं। उत्पादक भी प्रभावित होता है, शाकाहारी जीव भी प्रभावित होते हैं, ये जीव भी इससे अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट हैं उनमें होते हैं ऐसे जीव जो कि जैविक घटकों में ही शामिल है, लेकिन हम उसको अपघटनकारी जीव कहते हैं। अपघटनकारी जीव, अपघटनकारी जीव, अपघटनकारी जो जीव होते हैं, इस अपघटनकारी जीवों में क्या होता है, अपघटनकारी जीवों में आते हैं जैसे छोटे अपघटनकारी जीव, जो छोटे कीड़े पड़ जाते हैं ना, कीड़े पड़ जाते हैं, कभी कोई किसी की डेथ हो जाती है कुत्ते की, इसकी, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, फिर उसका वो अपघटन कर देते हैं, और अपघटन करने से उसकी जो ऊर्जा है, ठीक है, वो वापस किसने में ली जाती है, इस जैविक घटकों को यानी वनस्पति को प्राप्त हो जाती है मिट्टी के माध्यम से, ठीक है। तो अब देखो ये जैविक ऊर्जा घटक के कार्य हैं, ऊर्जा घटक के कार्य हैं, या जैव मंडल में ऊर्जा घटकों में कार्यों का विभाजन है, सॉरी, जैव मंडल के घटकों का कार्य का विभाजन है। देखो इनका कार्य मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ऊर्जा घटक, ऊर्जा घटक क्या है, संसार को चलाए रखता है, बिना ऊर्जा के कोई भी चीजें पॉसिबल नहीं है चलना, ठीक है। तो ऊर्जा घटक से सबसे पहले पेड़ पौधों ने क्या किया, ऊर्जा बनाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ऊर्जा बनाई। इस वजह से उन्हें हम उत्पादक की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा बनाते हैं। ऐसे में इनको हम जैविक घटक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बन जाते हैं, उत्पादक के बाद ये हो जाते हैं, इन्होंने ऊर्जा बनाई तो इन पर आश्रित होते हैं शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीवों पर आश्रित होते हैं मांसाहारी और सर्वाहारी भी, ठीक है। मांसाहारी तो केवल मांस का भक्षण करते हैं, सर्वाहारी सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन हमने देखा, ये वनस्पति, ये जीव और ये जीव, सभी किस में आते हैं, जैविक घटकों में आते हैं। सभी का अपना अपना कार्य है ना। और इन कार्यों से ही किसका स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। लास्ट में अपघटनकारी जीवों, इन सभी का ही क्या कर सकते हैं, अपघटन कर सकते हैं। अपघटनकारी जीव वनस्पति का भी अपघटन करते हैं, और जो जीव होते हैं उसका भी अपघटन करते हैं। तो इसका अपना एक अलग कार्य है। इसका कार्य है कि वनस्पति की जो ऊर्जा है, और वनस्पति ने जो ऊर्जा पोषक तत्व जमीन से निकाले, उन पोषक तत्वों को अपघटनकारी जीव वापस जमीन में मिला देते हैं, है ना। बस यही कार्य किसका होता है, ये कार्य होता है इन अपघटनकारी जीवों का। तो ये तो हो गया हमारे जैव मंडल में कार्यों का विभाजन। अब जैव मंडल में जैव भू रासायनिक चक्र और चलता है। जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, हम इसको जान लेते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। जैव भू रासायनिक चक्र का मतलब ये होता है कि जो रसायन होते हैं, भूमि के रसायन, वो भूमि के रसायन, जैसे कि भूमि में क्या क्या मिलता है, जैसे भूमि में मिलता है कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, चूना पत्थर कैल्शियम तो वही हो गया चूना, कैल्शियम मिलता है, चूना एक ही बात हो गई यार, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, सोडियम मिलता है, अन्य कई सोडियम क्लोराइड लवण मिलते हैं, ठीक है। लोहा मिलता है, सिल्वर मिलता है, एल्यूमिना मिलता है, गोल्ड मिलता है। तो मृदा में क्या है, बेशुमार तत्व हैं, बेशुमार खनिज और बेशुमार लवण हमारी मृदा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये मृदा के जो तत्व हैं, ये हमारे शरीर के भीतर ट्रांसफॉर्म होके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मिट्टी खाई और मिट्टी से वो पोषक तत्व फिल्टर होके हमारे शरीर में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो ये जो लवण होते हैं, ये जो खनिज होते हैं मृदा के, ये मृदा के अपने ट्रांसफॉर्म होकर, मतलब अपने रूप में परिवर्तन करके हमारे शरीर के भीतर जाते हैं। ये कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो सबसे पहले तो क्या होते हैं, ये मिट्टी में मिले होते हैं, और मिट्टी में पौधों की जड़ें होती हैं। मिट्टी में पौधों की जड़ें होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आप
पीले फल खाओ, उनमें विटामिन ए होता है। वो विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है? उनको मिट्टी से प्राप्त होता है, पीले फलों को, ठीक है। सभी चीज़ें जो होती हैं वो पोषक तत्व, विटामिन वगैरह वो मिट्टी से प्राप्त होते हैं, है ना। तो मिट्टी खाओ, मिट्टी से ये चीज़ें आपको मिलेंगी। मिट्टी सॉरी पौधे खाओ तो पौधों से अप्रत्यक्ष रूप से हमें मृदा से ये समस्त चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही बात करने वाले हैं। तो यहाँ जो हम बात करने वाले हैं वो देखो क्या है। तो सबसे पहले हम जैव भू रासायनिक चक्र में हम बनाते हैं मृदा को, बनाते हैं मृदा। ये हमारी मृदा, या पहले चलो सूर्य से ही शुरू करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। एक चक्र के रूप में, एक साइकिल के रूप में हम बनाएंगे। ये है सूर्य, ठीक है। और यहाँ पर है भू रासायनिक चक्र बताने, यहाँ पर है मृदा। मृदा में क्या मिलता है? पोषक तत्व। अब पोषक तत्वों के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। पोषक तत्व, सभी जो पोषक तत्व हैं वो मृदा में मिलते हैं। कीमती धातुओं से लेकर खनिज लवण तक सभी के सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ है हमारा सूर्य और मृदा, पोषक तत्व। अब यहाँ पर आती है हमारी वनस्पति। कौन आ गई? हमारी वनस्पति। ये हमारी वनस्पति। मृदा यानी कि वनस्पति ने क्या किया? वनस्पति ने क्या किया भाई? ये पोषक जो तत्व थे ये मृदा से ग्रहण किए जड़ों ने, ठीक है। पोषक तत्व ग्रहण किए और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे इसने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की और मृदा से पोषक तत्व ग्रहण किए और पौधे ने क्या प्राप्त कर ली? ऊर्जा, है ना। वही क्या करता है? पौधे की जो जड़ें हैं, पौधों की जड़ों ने मृदा से पोषक तत्व प्राप्त किए और पत्तियों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से क्या बना लिया? भोजन बना लिया। पोषक तत्वों में जल, वल ये सब आते हैं। जैसे बोलते हैं ना, पालक खाओ आयरन की कमी दूर हो जाएगी, है ना। पालक खाओ आयरन की कमी दूर हो जाएगी। गन्ना गुड़ खाओ ग्लूकोज की कमी दूर हो जाएगी। तो ग्लूकोज वगैरह ये वो सब जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे पौधे ने इनसे खा लिए। और आपको बताऊं कि जो जानवर होते हैं ना, उन जानवरों में भी वो सारे पोषक तत्व पौधों से ही आते हैं, है ना। तो क्योंकि कुछ शाकाहारी जीव एक दूसरे में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना, देखो हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे पौधे ने भोजन बना लिया। अब आप मुझे ये बता दो कि एक पौधा भोजन कब तक बनाता है? कोई भी आदमी, कोई भी जीव तब तक खाता है जब तक कि उसकी 100% ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो जाती, है ना। हमारी जो एक खास बात ये होती है कि हम क्या करते हैं? मैक्सिमम यानी अधिकतम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं और हम अधिकतम ऊर्जा नष्ट भी करते हैं। ये हमारी एक खास बात है ना। ये एक हमारी खास बात है कि हम मैक्सिमम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, यानी कि नष्ट कर देते हैं, और मैक्सिमम ऊर्जा प्राप्त कर देते हैं। तो हम कितना ऊर्जा खत्म कर देते हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि हम 90% तक हमारी जो ऊर्जा है वो खत्म कर देते हैं। जैसे मान लो आपने सुबह खाना खाया, ठीक है, और आपने हाड़ तोड़ मेहनत करी और आपको जब भूख लगती है तो वो भूख लगने का अर्थ है कि आपकी जो समस्त एनर्जी थी, वो जो 90% एनर्जी है वो आपकी खत्म हो गई है, ठीक है। तो आपकी 90% एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी 50% ही खत्म होती है, फिर समोसा आ गया तो समोसा खा लिया, तो अब वो एनर्जी कहाँ होगी? इधर से निकलती है, वो एनर्जी इधर से निकलती है, फिर इधर से, है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पे पेट पैर इन सब पे नजर आती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो वो एनर्जी को क्या करना पड़ता है? कंज्यूम करना पड़ता है और उसे नष्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे पौधे ने 100% ऊर्जा प्राप्त की, 100% ऊर्जा की प्राप्ति पौधे ने प्राप्त की, 100% ऊर्जा,
ठीक है। अब 100% ऊर्जा प्राप्त की तो पौधे ने 90% खत्म भी कर दी, 90% ऊर्जा नष्ट। 90% जो ऊर्जा है इस पौधे ने क्या कर दी है, खत्म कर दी है, नष्ट कर दी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इस क्रिया में पौधे ने 100% ऊर्जा बचाई और 90% ऊर्जा अपनी शारीरिक वृद्धि में इस पौधे ने नष्ट कर दी। कितनी प्रतिशत ऊर्जा शेष रही है, 10% शेष रहती है हमेशा ही। जैसे ही फिर से दिन होता है, दिन होने के पश्चात पौधा फिर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, भोजन बनाता है, उसे फिर से 100% ऊर्जा मिल जाती है। साथ ही में हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऊर्जा नष्ट भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने पहले खाना खाया, फिर ऊर्जा स्टोर हुई और स्टोर होने के बाद बैटरी चार्ज होती है ना फ़ोन की, भाई 100% चार्ज हो गई और फिर धीमे धीमे ख़त्म करना शुरू किया। मतलब हमारी बैटरी ऐसी काम नहीं करती है। हमारी बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज दोनों साथ साथ होती रहती है। ठीक है। अब इस वनस्पति पर कुछ जीव आश्रित हैं, इस वनस्पति पर कुछ जीव आश्रित हैं। उन जीवों में कौन होते हैं? इस वनस्पति पर जो जीव आश्रित हैं उसमें होते हैं शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव, है ना। शाकाहारी जीव इस वनस्पति पर आश्रित होते हैं। अब शाकाहारी जीव, वनस्पति को आपने काट दिया, वनस्पति को आपने काट दिया, काटने के बाद वनस्पति में सिर्फ कितनी ऊर्जा, 10% ही है ना। 90% जो ऊर्जा है वो पेड़ नष्ट कर चुका होता है, अब 10% ऊर्जा है। अब सुनो जरा, ये शाकाहारी जीव पेड़ की 10% ऊर्जा को तब तक खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा कि जबकि उसकी 10% ऊर्जा उसकी 100% नहीं हो जाए। आप खाना खाते हो, ठीक है, आप खाना तब तक खाते हो, जैसे एक रोटी है, जैसे एक केला है, मान लीजिए वो एक केला एक कैलोरी देता है, एक 150 कैलोरी का एक केला है, जैसे मान लीजिए पका हुआ केला 150 कैलोरी का हो गया, उस पर शहद लगा लेते हो तो उसकी कैलोरी थोड़ी बढ़ जाती है। तो 150 कैलोरी का एक केला है और आपको आप यंग हैं तो आपको 3000 कैलोरी चाहिए, ठीक है, एक दिन में। तो आप क्या करते हैं कि उस केले को आपने खाया, उस केले से आपको 150 कैलोरी मिलेगी, तो आप उतने केले खाएंगे जितने की आपको 3000 कैलोरी प्राप्त नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये 10% ही ऊर्जा है। शाकाहारी जीव इसको तब तक खाएगा जब तक कि इसका फुल पेट ना भर जाए। और पेट भरने का मतलब क्या होता है? पेट भरने का मतलब है कि इस जीव की 100% एनर्जी प्राप्त हो गई इसको, तो है ना। यहाँ पे 10% जो ऊर्जा शेष थी, उस 10% ऊर्जा का क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। 10% ऊर्जा का क्या हो गया? स्थानांतरण। 10% ऊर्जा का क्या हो गया है? स्थानांतरण। ठीक है, कहाँ चली गई 10% ऊर्जा? शाकाहारी जीवों के पेट में। और 10% ऊर्जा जो शाकाहारी जीव है उसने ये तब तक ग्रहण करी जब तक कि उसकी वो 100% नहीं बन गई। तो यहाँ पे हो गई शाकाहारी जीवों की ये 100% ऊर्जा। ठीक है, इन्होंने 100% ऊर्जा की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति। अब शाकाहारी जीव जो है वो भी तो ऊर्जा को खत्म करेगा ना। शाकाहारी जीव क्या अपनी शारीरिक वृद्धि, प्रजनन वगैरह इन सभी में अपनी जो ऊर्जा है वो खत्म करेगा। तो ये भी क्या करता है? 90% ऊर्जा खत्म कर देता है, 90% ऊर्जा नष्ट, 90% ऊर्जा नष्ट कर देता है। अब इसमें भी 10% ही शेष रहती है और जैसे ही 10% शेष रहेगी वो इसको वापस से पेट भरेगा। ठीक है, 10% का स्थानांतरण हो गया, 10% शेष रही। अब मान लीजिए, अब जो इन पर आश्रित जो जीव होते हैं जिनको हम मांसाहारी जीव कहते हैं, मांसाहारी जीव, है ना। मांसाहारी जीव क्या होते हैं? इन पर आश्रित होते हैं शाकाहारी जीवों पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव। अब
मांसाहारी जीव ने इसका शिकार किया, जैसे कुत्ते ने मान लो बकरी का शिकार किया, तो बकरी जब जिंदा थी तो उसमें उसने खाना खाया था या भूखी थी, तो वो जब जब भी थी जैसे भी थी, लेकिन वो उसके पास उसकी 100% ऊर्जा थी। मतलब आपको पता लग जाएगा कि आपकी ऊर्जा डाउन हो रही है तो आपका जो शरीर है वो खाना मांगेगा, निश्चित है, और आप खाना खा लोगे और आपकी ऊर्जा 100% हो जाएगी। लेकिन जब बकरी मर गई है, उसका शिकार उसने कर लिया है, तो उसका जो मीट है उसमें सिर्फ 10% एनर्जी है जिंदा बकरी की, है ना। 10% एनर्जी है। अब 10% जो एनर्जी होती है वो 10% एनर्जी मांसाहारी जीव खाएगा, है ना। तो 10% ऊर्जा का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। यहाँ पे भी 10% का स्थानांतरण, 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया यहाँ पे भी। अब इस मांसाहारी जीव ने इस 10% जो ऊर्जा थी उसको तब तक खाया जब तक कि उसका 100% नहीं हो गया। उसने बकरी की एक टांग खाई, फिर दो टांग खाई, चारों टांगे खा ली, तब जाके उसका 100% हुआ। ठीक है, तो ऐसे में उसका जब कंप्लीट पेट भर गया तो उसको प्राप्त हो गई 100% ऊर्जा। अब ये भी क्या करता है, सेम इसी की तरह 90% तो खर्च करता है और शेष कितनी रहती है, 10% शेष रहती है। 10% इसके पास भी शेष रहती है। अब इस पर भी आश्रित कुछ जीव होते हैं, इस पर भी आश्रित कुछ जीव होते हैं, और इस पर जो आश्रित जीव होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें हम उनको सर्वाहारी कह सकते हैं। सर्वाहारी जीव या उभयहारी, सर्वाहारी जीव जो किसी को ही नहीं छोड़ते, सब कुछ ही खा लेते हैं। ठीक है, सर्वाहारी जीव। तो सर्वाहारी जो जीव आ गए उनमें मानव भी आ गया, सर्वाहारी। सर्वाहारी में मानव आ गया और अन्य कई और जीव। ठीक है, तो सर्वाहारी आ गए, इसमें मानव हम इसको शामिल करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वनस्पति को भी खा सकते हैं, इसको भी खा सकते हैं, इसको भी खा सकते हैं, मतलब सब कुछ ही खा सकते हैं। सर्वाहारी का मतलब सर्वाहारी। ठीक है, तो मान लीजिए पहले मान लो इनको इन्होंने खाया, बड़े मांसाहारी जीव, फिर हम सर्वाहारी, तो इसमें भी वही सेम ही फंक्शन रहता है, 10% का स्थानांतरण। ठीक है, 10% का स्थानांतरण। अब सर्वाहारी में मानव था, तो अब क्या हुए, ये सारे मर गए। पहले तो वनस्पति, इसको इसने खाया तो वनस्पति मर गई, इसको इसने खाया तो ये मर गया, इसने इसको खाया तो ये मर गया, कंटिन्यू, फिर मानव भी लास्ट में मर जाएगा। मरने के बाद कौन आ जाएंगे, मरने के बाद आ जाएंगे अपघटनकारी जीव। अपघटनकारी जीव हैं ऐसे कि वो कुछ भी खा जाते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते। इसमें आ गए अपघटनकारी जीव। कौन आ गए, अपघटनकारी जीव। अपघटनकारी, अपघटनकारी, ये जो अपघटनकारी जीव हैं, ठीक है, ये इन सभी का मरने के बाद क्या कर देंगे, ये इनका अपघटन करेंगे। सूक्ष्म जीव होते हैं, कीड़े हो जाते हैं जैसे, और इसके अलावा वनस्पति में कवक फफूंद होते हैं, उन्हें भी हम अपघटनकारी ही मानते हैं। तो अब इनका अपघटन हो गया। मरने के बाद ये भी इनकी 10% ही ऊर्जा का अपघटन करते हैं। ठीक है, 10% ऊर्जा का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। और उसके बाद ये जो इसका कैल्शियम था, इसके जो पोषक तत्व थे, इसका सोना, पौधों ने जो गोल्ड, पौधों ने जो चांदी, पौधे ने विभिन्न प्रकार की जो तत्व हैं, खनिज तत्व हैं जो जमीन से ग्रहण किए, वे खनिज तत्व पहले शाकाहारी जीवों में पहुंचे, शाकाहारी जीवों से वे खनिज तत्व मांसाहारी में पहुंच गए, मांसाहारी से बड़े मांसाहारी, बड़े मांसाहारी से सर्वाहारी, और सर्वाहारी से अपघटनकारी जीव। अपघटनकारी जीवों ने उनका अपघटन कर दिया और उन पोषक तत्वों को वापस किस में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में वापस से मिला दिया। और ये मिट्टी से वापस कहाँ चले गए, पौधों में चले गए। तो पौधों ने जो 10% ऊर्जा खत्म की थी, वो 10% ऊर्जा उन्हें वापस से मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो चक्र है, इस चक्र पे दो क्वेश्चन बनते हैं। दो क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो जैव चक्र होता है उसमें उत्पादक की भूमिका कौन निभाते हैं। तो जैव चक्र में वनस्पति जो होती है वो उत्पादक की भूमिका निभाती है। वनस्पति क्या होता है, उत्पादक की भूमिका निभाता है।
ये है तो जैविक घटक, लेकिन जैव भू रासायनिक चक्र, ये जो हम चक्र पढ़ रहे हैं ये कौन सा चक्र है? जैव भू रासायनिक चक्र है। तो जैव भू रासायनिक चक्र में उत्पादक की भूमिका निभाने वाला कौन है? तो जैव भू रासायनिक चक्र में उत्पादक की भूमिका निभाने वाले हैं वनस्पति। दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है और आया हुआ भी है रीड सेकंड लेवल में ही कि जैव भू रासायनिक चक्र के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र में प्रत्येक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है और 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा डायग्राम है ये किसका है? जैव भू रासायनिक चक्र का है। किसका है? जैव भू रासायनिक चक्र का। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई जैव मंडल और उसके घटक और जैव भू रासायनिक चक्र की। जैव मंडल में हम और क्या पढ़ते हैं? तो जैव मंडल में आपको बताऊं, हम जैव मंडल में और पढ़ते हैं वो होता है हमारे वन्य जीव जो जंतु हैं उनका संरक्षण। और वन्य जीव जंतु का जो संरक्षण है ये भी हमारे रीड लेवल फर्स्ट और रीड सेकंड लेवल दोनों में कॉमन है। ओके फ्रेंड्स, तो हम उनको हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।